Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9 Science Chapter 3 Atoms and Molecules Episode 4. Students, अब इस चैप्टर में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। अब यानी हमें केमिकल फॉर्मूले को लिखना सीखना होगा कि ये कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सबसे पहले तो याद रखना केमिकल फॉर्मूला किसका होता है, कंपाउंड का होता है। यानी कोई एलिमेंट होगा सिंपली तो उसको हम केमिकल फॉर्मूला नहीं कह सकते, उसके सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होंगे उनके कुछ केमिकल फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और वो कंपाउंड के क्या होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी उसकी कंपोजिशन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं कि उसकी कंपोजिशन में क्या क्या बना है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप समझ लो, आप जानते हो हम वाटर को बोलते हैं H2O। H2O यानी देखो, इससे हमें पता चलता है कि वाटर में क्या क्या है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी यही उसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो ये चीजें हमें पता चल जाती हैं किसी भी चीज का फॉर्मूला देख के। तो उसी फॉर्मूले को बनाना अब हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है वो होते हैं सिंबल्स। यानी आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। किसके सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके सिंबल क्या है। सपोज अगर हमें पता ही ना होता कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है तो हम यहाँ पे क्या लिखते। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, तो हमने H जहां देखा हम जानेंगे कि वो हाइड्रोजन है। यानी उस एलिमेंट का सिंबल हमें पता होना चाहिए, तब हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज हमें और जानकारी होनी चाहिए वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कंबाइनिंग पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, आप देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर, ये दरअसल किसी भी एलिमेंट्स में एक पावर होती है जिससे वो दूसरे के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, इसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं, इसी को अदर टर्म्स में हम वैलेंसी भी बोलते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी को शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कंबाइनिंग जो पावर होती है, उसी पावर को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे होता क्या है, जैसे मान लो हम एक ह्यूमन ले लेते हैं और एक ऑक्टोपस ले लेते हैं। ऑक्टोपस तो आपने देखा ही है। अगर एक ह्यूमन और एक ऑक्टोपस दोनों एक दूसरे को हाथ से पकड़े तो आप देखोगे कि एक ह्यूमन जो है वो ऑक्टोपस के 2 आर्म्स को पकड़ सकता है। यानी ह्यूमन के पास कितने आर्म्स होते हैं, 2, और वो 2 हाथों से ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ सकता है। लेकिन ऑक्टोपस के पास तो 8 हाथ है ना, उसके पास 8 आर्म्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को पकड़ सकेगा। यानी एक ऑक्टोपस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 ह्यूमंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक ऑक्टोपस की पावर कितनी है, जितनी 4 ह्यूमंस की पावर है। इसी को कहते हैं कैपेसिटी, इसी को कहते हैं हम केमिकल टर्म में वैलेंसी। यानी किस एलिमेंट के पास कितनी पावर है, वो कितनी पावर से कितने लोगों को होल्ड कर सकता है, यानी कितने और दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो आर्म्स को पकड़ के होल्ड कर सकता है, यानी एक बॉन्ड बना सकता है। इसको हम वैलेंसी के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आयंस ले लिए हैं और इनकी वैलेंसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हम जानते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और इसकी वैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिकल फॉर्मूला को लिखते समय, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं नॉर्मली, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनके फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम की भी होती है +1, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी होती है 2+, यानी कि प्लस के 2 होती है इसकी वैलेंसी। ठीक है, हमारे पास जिंक आ गया, इसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी होती है 2+। तो ये कुछ ऐसी है जिनसे वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। एल्युमिनियम की होती है Al3+, इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, तो आपको ये वैलेंसी पता होगी तभी आप फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है,
इसके बाद एक आता है आयरन। आयरन के केस में थोड़ा सा ये हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। कई बार आयरन जो है जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसकी +2 होती है वैलेंसी और कई बार आयरन की +3 भी हो जाती है। तो ये चीज याद रखना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी वैलेंसी को चेंज भी करते हैं, तो उनके बारे में हम डीपली बाद में जानेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल एलिमेंट्स को जान लेते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें वैलेंसी को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, जो कि नॉन मेटालिक कैटेगरी में लिखे हुए हैं, इनमें हाइड्रोजन जो आता है इसकी वैलेंसी होती है +1, ठीक है। क्लोराइड हो गया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, ठीक है। ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड की वैलेंसी हो जाएगी -2 वैलेंसी होती है माइनस की, ठीक है। इसके बाद आ गया सल्फाइड, सल्फाइड की भी -2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ गया नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -3, ओके। तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स थे, उनकी वैलेंसी हमने जान ली, ठीक है। इसके बाद कभी कभी स्टूडेंट पॉली एटॉमिक आयंस भी आ जाते हैं, तो ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं, इनकी वैलेंसी जान लेते हैं। और अगर अभी आपको पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं इसमें कंफ्यूजन है, तो आप लास्ट वाला एपिसोड देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनकी वैलेंसी जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होती है -1। इसके बाद हमारा आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट की होती है NH3, रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, और इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट का रिप्रेजेंटेशन होता है CO3 और इसकी वैलेंसी होती है -2, ठीक है। इसके बाद आता है सल्फेट, सल्फेट का रिप्रेजेंटेशन होता है SO4 और इसकी वैलेंसी होती है -2। इसके बाद आता है फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4 और इसकी वैलेंसी होती है -3, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा आपने, यहाँ पे हमने बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट आयंस को ले लिया और उनकी वैलेंसी को जानने की कोशिश करी कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। अब इनकी वैलेंसीज को जो है ना आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि अभी जब हम इनके केमिकल फॉर्मूले को फॉर्म करेंगे तो इनकी वैलेंसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं रूल्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम रूल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, हालांकि आपको कभी रूल्स पूछेगा तो ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख के यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो रूल्स में मेन इंपॉर्टेंट रूल आप सबसे ज्यादा तो यही कह सकते हो कि सबसे पहला रूल जो कि वैलेंसीज और चार्जर मस्ट बैलेंस, यानी वैलेंसीज और चार्जेस जो भी होंगे वो बैलेंस होने चाहिए। यानी जब भी कभी हम किसी का नाम लिख रहे होंगे तो उसमें वैलेंसी और उसके जो चार्ज है उनका बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका सबसे पहला रूल है। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, जब मैं अभी आपको इसके नाम लिखना सिखाऊंगा तो फिर इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल कहता है सिंबल्स ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिला रहे होते हैं और कोई नया कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मेटल्स है ना उनको पहले लिखा जाता है, उनके सिंबल्स को पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। CaO में आप देख सकते हो ये जो है कैल्शियम ये मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल की कैटेगरी में जाता है। तो ऐसे में हमने OCa नहीं लिखा है, हमने लिखा है CaO, यानी कि मेटल पहले नॉन मेटल बाद में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल कहता है। इसका और एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, इस वजह से हमने इसको पहले लिखा है और उसके बाद फिर क्लोराइड बाद में गया है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जब मेटल्स और नॉन मेटल साथ में आएंगे तो हम मेटल्स को पहले रखेंगे और उसके बाद नॉन मेटल को, ओके। इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है वो कहता है पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में, पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे हम कह सकते हैं कि Na और OH को हमने मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो NaOH तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी आप देखोगे तो Na पर 1 होगा और OH पे माइनस का ये होगा, तो ये 1 होगा, दोनों मिलके बना लेंगे NaOH। इसके केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको मिलाएं मैग्नीशियम के साथ,
तो मैग्नीशियम के साथ हम OH को जब मिलाते हैं तो आप देखो मैग्नीशियम में 2 की प्लस की 2 वैलेंसी होती है और OH में माइनस की 1 वैलेंसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको जो है ना इसके एटम्स को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने के लिए आप सिंपल से ऐसे समझ लो, आप लिखोगे Mg और इसके साथ जब OH को अटैच करोगे तो आप यहाँ पे इसको ट्वाइस कर दोगे, यानी कि ये दो इसकी ट्वाइस में इसके मॉलिक्यूल्स को कर दोगे। इससे क्या होगा, ये Mg के साथ फिर कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने Mg को OH के साथ ट्वाइस किया लेकिन आपने ये ब्रैकेट का यूज नहीं किया, वैसे कर दिया, तो ऐसे में ये हाइड्रोजन के साथ केवल ट्वाइस माना जाएगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं माना जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा पॉली एटॉमिक आयंस के केस में, जब भी आप उसकी किसी भी उसकी मॉलिक्यूलर पावर को घटाओ या बढ़ाओ तो आप ये याद रखना कि उस पूरे को आपको घटाना बढ़ाना है, तो उसके लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं हम, पूरे ब्रैकेट में होल में डाल के तब उसको ट्वाइस करते हैं या थ्राइस करते हैं, जो भी करना होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज थी, क्योंकि ये गलती आपसे आगे ना हो इसलिए ये अभी जान लेना बहुत जरूरी था। तो ये बेसिकली 3 रूल्स थे जो हमने जान लिए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं किसी भी फॉर्मूले को। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए आपको अगर हम बोले कि इसको फॉर्म करो तो आप कैसे बनेगा, तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है, यहाँ पे मैंने वैलेंसी को इंडिकेट किया है, हालांकि ये आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेगी लेकिन मैंने इंडिकेट किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी को मान लेते हैं 1 और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी को हमने लिख दिया है। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो आप देखोगे ये बन जाएगा HCl, यही हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। वैलेंसी सेम नहीं होगी तो फिर हमारा जो है फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे वाले में आ जाए हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इसमें देखो इसमें सबसे ज्यादा मेन क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, यानी यहाँ पे वैलेंसी अलग अलग है। तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो इसको सेम करने के लिए हम इसको पावर दे देते हैं, यानी हाइड्रोजन जो हमारे पास है इसको हम 2 पावर दे देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे और सल्फाइड का 1 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। देखा कितना इजी है। जब भी कभी इसकी वैलेंसी कम हो रही होगी तो हम उसको पावर दे देंगे एक्स्ट्रा अलग से और वो हमारा फॉर्मूला फॉर्म कर लेंगे। और ये जो हम पावर देंगे याद रखना ये लेटर्स के नीचे साइड में लिखा होता है, उसके बराबर से नहीं लिखते, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन की वैलेंसी है 4 और टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन को तो हम सिंपली रख देंगे ऐसे ही, और क्लोरीन की 1 है तो 1 से 4 करने के लिए हम क्लोरीन को 4 बार इसको पावर दे देंगे, तो ये हो जाएगा CCl4, यही हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसको मर्ज करके फॉर्मूला बनाना, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे मैंने आयंस को ले लिए हैं। तो आयंस में क्या होता है, आपको इसमें भी वैलेंसी को बराबर करना होता है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, आपको कभी भी यहाँ पे ऐसे दे सकता है 2+ या प्लस 2 बार लगा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2+ की, क्लोरीन की है -1। तो अब यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो चार्जेस को भी हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे Mg, ये तो मैग्नीशियम के पास 2+ के चार्जेस है, क्लोरीन के पास 1 का है, तो क्लोरीन को एक और पावर दे देते हैं, तो Cl को हम दे देते हैं 2 पावर, तो 2 माइनस हो जाएंगे इसके और 2+ इसके, दोनों मिलकर न्यूट्रल बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला MgCl2। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सारे फॉर्मूले बना लिए हैं, ओके स्टूडेंट। चलो कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके एग्जांपल्स को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में हम कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले चीज जो है आपको नाम से ही पता चल जाता है, एल्युमिनियम यानी कि Al होगा और ऑक्साइड यानी कि O होगा, ठीक है। एल्युमिनियम और ऑक्साइड को हमने लिख दिया, इसकी वैलेंसी हमने लिख दी, वैलेंसी हमें पता होती है तो हमने लिख दी। अब इसको कंबाइन करके हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं
तो इसकी 3 है वैलेंसी। ऑक्साइड को ले लेते हैं तो इसकी 2 वैलेंसी है। 3 और 2 मैच नहीं करेंगे। अगर हम 2 को बढ़ा देंगे 4 कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तब भी वो 3 के साथ मैच नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमें ये सोचना होगा कि इसको इसके साथ मैच कैसे कराएं। तो इसके लिए सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, एलसीएम टाइप में इसका ले लो। एलसीएम लेते ही आपको पता चल जाएगा, 3 2 का एलसीएम ले लोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से किस में मैच होगा। तो एक्चुअली ये 6 में मैच हो रहा है ना, तो इसको भी 6 बनाया जा सकता है और इसको भी 6 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल वे में हम करेंगे। एल्युमिनियम को 3 प्लस है तो इसको 2 पावर दे देते हैं, तो अब ये हो गए 6 हो गए प्लस के। और यहाँ पे है ऑक्साइड के 2 माइनस है, इसको 3 पावर दे देते हैं, तो ये हो गए 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएंगे। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको करने का। इसके बाद अब हमारा जैसे आता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये थोड़ा डिफरेंट केस है, इसको भी अच्छे से समझ लो। इसमें क्या होता है, हमारे पास Ca की भी 2 वैलेंसी है और ऑक्साइड की भी 2 वैलेंसी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपली आप ज्वाइन कर दोगे हो जाएगा। आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा Ca2O2, ठीक है। लेकिन आपको जो पता है जब दोनों तरफ वैलेंसी इसकी सेम है तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है। जब दोनों ही जगह पे सेम इसकी पावर है, सेम वैलेंसी है, तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली इसको लिख सकते हो CaO, यही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको जब भी कभी पावर की जरूरत नहीं होगी ना तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती लगाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखना, ऐसे केसेस में जब वैलेंसी सेम होती है तो हम सिंपल लेटर्स में इनको लिख देते हैं, फालतू में इनकी और पावर को एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है, मान लो जैसे आ रहा है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो हमें पता है इसकी वैलेंसी -1, इसकी +1, सिंपली ऐड हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो देखा कितने सिंपल तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैंने 3 और एग्जांपल्स ले लिए हैं और ये लास्ट हैं और इन्हीं से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इतने अगर आपने कर लिए अच्छे तरीके से तो आप लगभग हर एक केमिकल फॉर्मूले को आप बनाने के केपेबल हो जाओगे, ठीक है। तो चलो इनको और करके देख लेते हैं। जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो हमें पता है कैल्शियम है तो Ca होगा, हाइड्रोक्साइड है तो OH होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ले लिया। अब हमें पता है Ca की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की -1। तो चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा Ca और OH में आपको पता है यहाँ पे -1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए इसको हम ट्वाइस पावर दे देते हैं। पावर देते समय याद रखना ब्रैकेट में पावर देंगे, जैसा कि लास्ट में मैंने बताया था, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर ये केवल H के साथ हो जाएगा, O के साथ नहीं रहेगा, जबकि इसकी कंबाइंड रूप से वैलेंसी -1 है, तो इसको पावर भी हम कंबाइंड रूप से देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हमें पता है Na, कार्बोनेट हमें पता है CO3। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, कार्बोनेट की होती है -2। तो स्टूडेंट अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, ये सिंपली +1 है तो ये हो जाएगा सोडियम को हमें कार्बोनेट के बराबर करना है जो कि -2 वैलेंसी के साथ है, तो इसको 2 पावर दे देंगे और ये हो जाएगा Na2CO3, ये हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ओके। इसके बाद सबसे लास्ट, और ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी आए हैं उनमें से सब थोड़ा सा टफ भी है, तो इसको हम अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं अमोनियम सल्फेट को हम कैसे बनाएंगे। तो अमोनियम सल्फेट के लिए हम ये कह सकते हैं अमोनिया यानी NH4 और सल्फेट के लिए SO4, ठीक है। अब NH4 में टोटल जो है आप कह सकते हो चार्ज होता है +1 का और SO4 में चार्ज होता है 2 का, ठीक है। तो यानी NH4 में +1 का चार्ज, SO4 में -2 का चार्ज होता है। तो अब इनको जो हम कंबाइन करेंगे तो आप देखोगे NH4 को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया NH4 और इसको हम बढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, तो आपको ये होल में ट्वाइस करना है, तब ये हो जाएगा SO4, ठीक है। अगर आप होल में ट्वाइस नहीं करोगे तो वो फिर इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, जो कि फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ओके। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।